हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके इकोनॉमिक्स की क्लास में चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम शुरू कर रहे हैं। तो आइए सब मेरे साथ लिखिए पहले चैप्टर 4। और आपको दिख रहा होगा, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए आप। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इससे पिछले वाले चैप्टर्स में, चैप्टर 3 में हमने जो पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने नेशनल इनकम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उनके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताया था। कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डेप्रिशिएशंस और बहुत सारी बातें, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब बारे में बात की थी उस पिछले चैप्टर में। इसमें क्या बात होगी, वही जो हमने जीडीपी बारे में बात की थी या एनडीपी बारे में बात की थी या जीएनपी बारे में बात की थी या एनएनपी बारे में बात की थी, इन सब का कैलकुलेशंस कैसे होगा, क्या यही है जिनका हम कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ और भी है, ये सारी बातें इस चैप्टर में होगी। पिछले चैप्टर्स के नॉलेज का इस्तेमाल तुम करेंगे, साथ साथ इस चैप्टर में कुछ और नई बातें भी सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम नेशनल इनकम के डिफरेंट पैरामीटर्स को इस चैप्टर में कैलकुलेट कर पाएंगे। यस सर। सबसे पहले लिखिए आप कि मेथड्स कितने हैं और फिर एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर 3 methods of कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड लिखिए वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा लिखिए इनकम मेथड। और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड के हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, बहुत बात बताएंगे आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले, बुक की भाषा तो अपनी भाषा होती है, बुक की लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होती है, क्यों ना इन टॉपिक्स को हम अपनी भाषा में समझें, तुम्हारी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में क्यों ना समझें। आइए एक कॉमन सी भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में। कैसे सर? देखिए, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है, अब वापस समझना। मान लो तुम मिस्टर ए हो और मैं मिस्टर बी हूँ। तुम्हें एक घर बनाना है, तुम्हें एक हाउस बनाना है, एक बिल्डिंग तैयार करना है, रेसिडेंशियल हाउस। इसकी बजट तुमने 60 लाख रख रखी है और मैं एक बिल्डर हूँ जो घर बनाने का काम करता हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में जुड़ा हुआ हूँ। सीधी सी बात, आपने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने ये घर बनाना स्टार्ट किया। मैंने आपको टाइम दिया 3 ईयर्स का। ध्यान समझिएगा, सारा कहानी यहीं समझ जाएंगे आप। 3 साल का टाइम दिया आपको मैंने कि 3 साल में ये घर बन के आपको हम कंप्लीट हैंड ओवर कर देंगे। हालांकि इतने टाइम लगते नहीं आज के ज़माने में, लेकिन मान लो 3 साल का रख दिया। फिर क्या हुआ, इस 3 साल में मैंने काम स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर में जो काम किया वो ऑलमोस्ट सपोज़ करो 15 लाख रुपीज़ के बराबर था। मैंने इतना खर्चा किया उसमें। मैं मतलब कौन? मिस्टर बी ने पैसा लगाया और मिस्टर बी को अल्टीमेटली किसने वापस किया? मिस्टर ए ने वापस किया। कितना भाई? 15 लाख।
क्या काम हुआ होगा? बेस बने होंगे उसके, उस पर थोड़ा थोड़ा पिलर्स बन गए होंगे, कुछ काम तो बिल्डिंग में हुआ होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कई सारे लेयर्स होते हैं, कुछ काम कर लिया होगा आपने। और ये पैसे आपने मिस्टर ए से मांगा और मिस्टर ए ने आपको दे दिया। ठीक है जी। अब ये बताइए सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में आपने फिर क्या किया? उस घर में कुछ और खर्च किया। मान लो आपने उसमें 25 लाख रुपीज़ और लगा दिया। तो अब वो घर की वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ हाउस कितनी हो गई बताओ? ऑफ द हाउस इन सेकेंड ईयर। आप बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। बताओ कितना हुआ? सर 25 लाख तो सेकेंड ईयर में लगा, 15 लाख फर्स्ट ईयर में लगा था, तो दोनों मिला के घर की वैल्यू कितनी हो गई? 60 लाख हो गई, सॉरी 40 लाख हो गई। दोनों मिलाकर के घर की वैल्यू कितनी होगी? 40 लाख हो गई। ठीक है। और थर्ड ईयर में आपने क्या किया? 20 लाख रुपया और खर्च कर दिया। अब ये घर की वैल्यू कितनी हो गई? अब तो सर ये पूरा पूरा 60 लाख का हो गया। मान गए? पहले इतनी सी बात बताओ, आप मान गए तो हम आगे बढ़ें। बताओ मान गए इस चीज़ को? क्या बोलते हो? हाँ सर। आइए अब एक काम करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखते हैं सेकेंड ईयर, और यहाँ लिखते हैं थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में फिर क्या लिखते हैं? और यहाँ लिखते हैं थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में फिर क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं हम बिगिनिंग, और लिखते हैं एंड। इसमें क्या लिखते हैं? बिगिनिंग। इसमें लिखते हैं एंड। इसमें फिर क्या लिखते हैं? बिगिनिंग, और लिखते हैं एंड। ये बात। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट ईयर के शुरुआत में बिगिनिंग में घर की वैल्यू क्या थी? वैल्यू ऑफ द हाउस, और यहां लिखता हूं वैल्यू एडिशन। बताओ फर्स्ट ईयर के शुरुआत में घर की वैल्यू क्या थी? मैं अगर खुद से आंसर दूंगा ना तो फिर क्या फ़ायदा होता? तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं पाएंगे आप। बताओ कितनी थी? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में घर की वैल्यू क्या थी? 0 थी। इतना टाइम क्यों लगाया बोलने में? क्या बात करते हो? इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए ना। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में घर की वैल्यू 0 थी। आप बता सकते हो फर्स्ट ईयर के एंड में घर की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। देखो यहाँ। तो मुझे ये बताओ कि इस साल घर की वैल्यू में एडिशन कितना हुआ? एंड की वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू, 15 लाख का एडिशन हुआ। देखो मैं कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ आप बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं तभी आप समझ भी रहे हैं। अगर मैं आंसर दूंगा तो फिर क्या आप समझ रहे हैं फिर इस बात को? तो आइए, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में क्या वैल्यू है? सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू है 15 लाख। और एंड में कितनी वैल्यू है? देखो यहाँ पे 40 लैक्स। शायद आप 40 लैक्स। एंड में वैल्यू है 40 लैक्स। तो आप बताओ कि आपने सेकेंड ईयर में घर के वैल्यू में कितना एडिशन किया? जल्दी बोलो। वैल्यू में एडिशन किया है आपने 25 लैक्स। घर की वैल्यू 25 लाख से बढ़ गई। उसमें और भी बहुत सारे काम हो गए होंगे, सिर्फ बेस तक, बेसमेंट तक, सॉरी बेसमेंट तक या प्लिन तक नहीं बचा हुआ है, उसमें बहुत सारे काम हो गए होंगे। आइए बात करते हैं किसका? अब बात करते हैं थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में घर की वैल्यू कितनी है? 40 लैक्स। थर्ड ईयर के एंड में घर की वैल्यू क्या रही होगी? अब आप बताइए। सर 60 लाख। घर पूरा तैयार हो चुका है। तो बताओ इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 20 लाख का। मान गए? अब मैं पूछता हूँ कि बताओ देख करके घर की वैल्यू कितनी है? लास्टली जब घर तैयार हो गया है तो घर की वैल्यू कितनी है? बोलो। 60 लाख है। देखो ये है
तीसरे साल के आखिरी में जो घर की वैल्यू है वही घर की वैल्यू है। लेकिन ये 60 लाख को हम ऐसे भी निकाल सकते थे। वो कैसे? आप एक काम करो, इन तीनों को प्लस कर दो। दो कितना बनता है? 15 लाख, 25 लैक्स एंड 20 लैक्स को प्लस कर दो, कितना होता है? ये भी आपका क्या हो रहा है? 60 लाख हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू एडेड। हमने एडिशन लिख दिया, वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं। ये क्या? वैल्यू एडेड है। देखो ना, हर साल के वैल्यू एडेड को मैंने प्लस कर दिया है, तो घर की वैल्यू कितनी हो गई है? 60 लाख हो गई है। जब तक आप कहेंगे नहीं कि हम समझ गए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बताइए, समझ गए? यहाँ तक बताइए, क्या कहते हैं? मैंने आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक आप कहोगे नहीं कि समझ गए, तब तक आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं। मैंने हर ईयर्स का वैल्यू एडिशन निकाला। फर्स्ट ईयर की वैल्यू एडिशन कितनी है? 15 लाख है। सेकेंड ईयर की वैल्यू एडिशन कितनी है? 25 लैक्स है। थर्ड ईयर की कितनी है? 20 लैक्स है। तीनों मिला के वैल्यू एडिशन कितने का हो गया? 60 लाख का हो गया। इसका मतलब सर, अगर हम सारे वैल्यू एडिशन को प्लस कर देते हैं तो क्या घर के वैल्यू के बराबर हो जाता है? यस, सही समझा आपने। सारे वैल्यू एडिशन को अगर प्लस कर देंगे तो घर के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। मान गए? इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ मैं वैल्यू ऑफ द हाउस। क्या है वो? है, इसको बोलते हैं सम टोटल। ये साइन है, समेशन का साइन ऐसा होता है। सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ईयर 1 to n। यहाँ 1, ये 1 है, और ये n यहाँ क्या? 3 है। इसको बोलते हैं सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन। मतलब साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में जो वैल्यू एडिशन था उसका समेशन कर दें। समेशन का सिंबल ये होता है, ये होता है मैथमेटिक्स में। इसको समेशन कर दें तो वैल्यू ऑफ द हाउस आ जाता है। पहली बात बताओ कि इतना तक बात समझ गए आप? अगर आप बोलोगे हाँ तो मैं बढ़ूंगा आगे, नहीं तो बढ़ूंगा नहीं आगे। ठीक है बच्चे, ये होता है वैल्यू एडेड का मतलब, वैल्यू एडिशन का मतलब। लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि मुझे इसका पहला मेथड आपको सिखाना था। कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड। अभी मैंने सिर्फ वैल्यू एडेड का मतलब निकालना सिखाया है, लेकिन मुझे इस मेथड का इस्तेमाल करना है अपने कंट्री का जीडीपी निकालने के लिए। बात समझ गए? किसको निकालने के लिए? जीडीपी निकालने के लिए, अपने कंट्री के नेशनल इनकम को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। मैंने कहा ही पहले कि नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड सही है, इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो सर कैसे इस्तेमाल करोगे? देखो बताता हूँ। आपने देखा है घर की वैल्यू निकाल दी मैंने। नेशनल इनकम होता क्या है? ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। भाई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो हमारे क्या हो गए? वो हमारे डोमेस्टिक इनकम हो गए। यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री की इनकम निकालने की बात हम कर रहे हैं। आप देखना, अब ये बताओ कि हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता होगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक घर का एग्जाम्पल लिया, ऐसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों घर हमारे कंट्री में बनते होंगे ना। एक घर बना जो 60 लाख की थी, ऐसे कितने सारे घर बनते होंगे हमारे कंट्री में। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो कि पूरे कंट्री में एक ही घर बनता और कुछ नहीं बनता है, तो आप बताइए कि पहले साल की इनकम कितनी है? एक बार ध्यान दीजिएगा, मान लो पूरे कंट्री में और कुछ नहीं बनता है, एक ही घर बनता है, तो पहले साल की कंट्री की इनकम कितनी है? बताओ। इनकम से मेरा मतलब है कि पहले साल में कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है? 15 लैक्स का। और सेकेंड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है? 25 लैक्स का। इसका मतलब याद रखना कि किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम में जो पुराने प्रोडक्शंस होते हैं उनको ऐड नहीं किए जाते हैं, पुराने प्रोडक्शंस को ऐड नहीं किए जाते हैं। मान गए बात को? इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लो पूरे हिंदुस्तान में एक ही घर बनता और यही घर है, तो इस घर के हिसाब से पूरे कंट्री का नेशनल इनकम कितना, तो क्या कहोगे? सर फर्स्ट ईयर में 15 लाख है, सेकेंड ईयर में 25 लाख है, और थर्ड ईयर में कितना? 20 लाख है।
ये बात मत कह देना कि सर थर्ड ईयर में तो 60 लाख है। नहीं, एक साल में जितने खर्चे होते हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग होती है नए यूनिट्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ये मत समझना कि पुराने इनकम को जोड़ दिया जाए। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, हमारा घर है, ये पहले बन चुका है, ये जिस साल बना था उस साल ये डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अब ये कभी ऐड नहीं होगा, अब इसको ऐड नहीं किया जाएगा। मान गए? जब भी कभी नए काम होते हैं उसको ऐड की जाती है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से सिर्फ हमने आपको वैल्यू एडेड का मतलब समझाया। अब मैं आगे क्या समझाना चाहता हूँ, देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस होते हैं, जितने प्रोडक्शंस होते हैं, चाहे वो कंप्लीट प्रोडक्शन हो या इनकम्प्लीट हो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होते हैं, जिस हद तक प्रोडक्शन हो चुका होता है उस हद तक क्या मानते हैं हम, उस ईयर का, उसको हम क्या मानते हैं, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है तो उसको क्या मानते हैं, उसको मानते हैं हम आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बातें आपसे हो चुकी थी। उसमें से डिप्रीशिएशन अगर माइनस कर देते हैं तो क्या मानते हैं उसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब हुआ सर कि अगर हम नेशनल बेसिस पे बात करें, पूरे कंट्री पे बात करें, तो कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स बने होंगे उनकी जो वैल्यू एडिशन हुई होगी, वन टू एन मतलब हुआ कि एक से लेकर के एन तक जितने भी गुड्स होंगे, एक से लेकर के एन तक जितने भी गुड्स होंगे, जितने भी सर्विसेज होंगे, उनकी जो वैल्यू एडिशन हुई होगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम जीडीपी कहेंगे। और ये जीडीपी किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे निकलेगा। सर मार्केट प्राइस पे क्यों निकलेगा, अभी ये बात बाद में होगी, बात समझ लो कि मार्केट प्राइस तक निकालेंगे हम इसको, ये जो निकलेगा ना ये मार्केट प्राइस निकलेगा। अब आप कहोगे सर मार्केट प्राइस क्यों होगी, ये बात पहले ही समझा दो। चलो समझाता हूँ मैं आपको। चलो चलो मिस्टर ए ने क्या किया, गुड 1 बनाया। मिस्टर बी ने क्या किया, उस गुड 1 पे काम करके उसको गुड 2 बना दिया, और काम किया उसके ऊपर। मिस्टर सी ने क्या किया, गुड 2 में थोड़ा सा और काम करके उसको गुड डी बना दिया, गुड 3 बना दिया। और मिस्टर सी ने फाइनली किसको बेचा, मिस्टर डी को बेचा, वो गुड 4 बनाया। और गुड 4 को अल्टीमेटली कहाँ बेचा गया, कस्टमर को बेचा गया। अब बताओ, जितने भी स्टेप्स में गुड ये आगे बढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सब ने अपनी प्रॉफिट मार्जिन उसमें क्या कर दी होगी, ऐड कर दी होगी। जब फाइनली गुड्स यहाँ पहुँचा होगा और ये गुड्स अब कस्टमर के पास जा रहा है, तो कस्टमर जब वो गुड्स खरीदने गया होगा तो कस्टमर ने क्या किया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें ऑलरेडी पे कर दिया होगा। मान लो गुड 4 की कीमत कितनी रही होगी, मान लो उसकी 10,000 कीमत है, लेकिन जब कस्टमर खरीदने गया तो उसमें जीएसटी ऐड हो गया, कितना परसेंट, 10%, कितना, 1,000। अब वो कितना बन गया, 11,000। अब ये कौन सी वैल्यू है, यही तो कहलाता है मार्केट वैल्यू, यही कहलाता है मार्केट वैल्यू। जब हमने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के गुड्स की सेलिंग तक की जर्नी ट्रेवल कर ली है, तो सेलिंग मतलब कस्टमर के हाथ में पहुंचना। अब कस्टमर के हाथ में जब पहुंचा होगा तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर ने पे कर दिया होगा। और जब इनडायरेक्ट टैक्स भी गुड्स की कीमत में ऐड हो जाता है तो इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू हो जाती है, वो मार्केट वैल्यू हो जाती है। तो वैल्यू एडिशन मेथड से जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे मार्केट वैल्यू ही निकलेगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन हम कब तक करते रहेंगे। कोई भी इंसान अगर आपसे सवाल पूछे तो आप कहना कि वैल्यू एडिशन हम कब तक करते रहेंगे। वैल्यू एडिशन हम तब तक करते रहेंगे जब तक गुड्स कस्टमर के पास ना पहुंच जाए, और कस्टमर के पास जब पहुंच जाएगा तो कस्टमर जो पे करेगा उसमें टैक्स जोड़ के पे करेगा, टैक्स ऐड करके पे करेगा। और जैसे ही उसमें टैक्स ऐड हो गया, इसका मतलब कौन सी वैल्यू हो गई है, मार्केट वैल्यू हो गई। ये छोटा सा सवाल इतना अच्छा सवाल है ना कि जानते हो, किसी भी बच्चों को कोई टीचर अगर बेइज्जत करना चाहता है, समझते हो बेइज्जत मतलब समझते हो क्या होता है। हालांकि बच्चों को इतना बेइज्जती फील नहीं करना चाहिए किसी बात को लेकर के, लेकिन अगर ह्यूमिलिएट करना चाहता है ना कोई टीचर बच्चों को, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऐजा यार कि वैल्यू एडिड मेथड से मार्केट वैल्यू क्यों निकलता है। 90% बच्चे क्या करते हैं, दांत दिखा देते हैं मुझे नहीं आता। फिर टीचर बोलते हैं तुम तो कुछ पढ़े, बच्चे बोलते हैं कुछ तो पढ़ा ही नहीं, फिर तुमने, तुम्हारे टीचर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया, तुम्हें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारा तो करियर चौपट हो जाएगा, ऐसे पढ़ाई होती है, वैसे पढ़ाई होती है।
जबकि ऐसे कोई बात नहीं है, हर नॉलेज हर किसी को नहीं होता है, लेकिन टीचर तो बोलते हैं उनको। हाँ, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी हो जाएगा, लोग कहेंगे कैसे टीचर से पढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी बातें भी नहीं बताते। लेकिन उनको क्या पता है कि टीचर ने बता रखा है, लेकिन बच्चे ही ज़िंदगी झंडा उनका क्या करे बताओ जरा। वो सुनते ही नहीं बातों को, वो साइकिल चलाने चले जाते हैं, वो नहाने के लिए बाथरूम 20 मिनट लगा देते हैं, क्लास का संडे की रख के कैंसिल, संडे की क्लास रख के कैंसिल करते हैं, सैटरडे क्लास में नहीं आते हैं, 2 दिन तीसरे दिन बाद क्लास चल रही है। बताओ क्या करें, बताओ, सर तो कराते हैं सब कुछ। एनीवे, तो आइए इस चीज़ को मैं लिखा देता हूँ आपको। लिखो, वाई वैल्यू एडेड methods gives market value। मार्केट वैल्यू क्यों देता है? तो क्या कहोगे इसमें आप? कहोगे, लिखो, सिंस द वैल्यू एडिशन विल टेक प्लेस टिल द गुड्स रीच्ड टू द डोर ऑफ व्हाट? कस्टमर। सिंस द वैल्यू एडिशन will take place till the goods reach to the place of customer या in the hand of customer से वो कोई बात की बात हुआ, to the place of customer। समझ गए? since the value addition will take place till the goods reach to the place of customer and customer will pay indirect tax also। Customer will pay indirect tax also, and when indirect tax is added to the cost of, indirect tax is added to the cost of what? Indirect tax is added to the cost of, किसके cost में? Indirect tax is added to the cost of goods। when indirect tax is added to the cost of goods, the value of goods, sorry, when the indirect tax is added to the cost of goods, it becomes what? It becomes market value। ये क्या मिल जाता है आपको? मार्केट वैल्यू बन जाता है। इसलिए वैल्यू एडिशन मेथड से जब भी निकलता है तो क्या निकलता है? मार्केट वैल्यू निकलता है, जब भी निकलता है। तो मैंने इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको वैल्यू एडिशन मेथड तो समझा दिया। आइए इसी एग्जाम्पल में कुछ बातें आपको और पूछना चाहता हूँ मैं। क्या पूछना चाहते हैं सर? आइए मैं लिखता हूँ आपको। जो 3 साल में घर बने थे, 3 इयर्स में, पहले साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ था बताओ फिर से? 15 लाख या 20 लाख? 15 लाख। सेकेंड ईयर में कितने हुए थे? 25 लाख। थर्ड ईयर में कितने हुए थे? बोलो। 20 लैक्स। रिमेनिंग 1। अब ये बताओ, यहाँ पे मैं 2 बात बोलता हूँ। इस पैसे के साथ साथ 2 लोग इन्वॉल्व हैं। कौन कौन इन्वॉल्व है? एक मिस्टर ए इन्वॉल्व है, एक मिस्टर बी इन्वॉल्व है। किसने किसको पे किया होगा? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पे किया होगा। मिस्टर ए का एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 15 लाख का। और मिस्टर बी का इनकम कितना हुआ? 15 लाख का। मिस्टर ए का एक्सपेंडिचर भी 15 लाख का हुआ और मिस्टर बी का इनकम भी कितना? 15 लाख का हुआ। हालांकि मिस्टर बी का सारा इनकम नहीं है, मिस्टर बी ने भी क्या कर रखा होगा? अपने पास में बहुत सारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसका इस्तेमाल किया होगा। ये रेंट दिया होगा। कहोगे घर बनाने के लिए लैंड का क्या इस्तेमाल हुआ होगा? अरे भाई, हो सकता है उसके जो एम्प्लॉई हो किसी घर में रहते होंगे, ऑफिस कहीं खुला होगा। क्या बिल्डर्स के ऑफिस नहीं होते हैं? क्या होते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स,
ये इनकम उस केस में बट गए होंगे, मिस्टर बी के जो इनकम है इसमें बट गए होंगे, ये मैं मानता हूँ। आप आंख बंद करके सोचो तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान लगाओ। मिस्टर बी ने जो भी कमाया होगा सारे उसके पॉकेट में नहीं आते हैं। अगर ऐसे पैसा कमाने लगे तो लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जो भी बिल्डर्स होते हैं उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है, रिमेनिंग पैसा वो अपने स्टाफ को बांटता है, अपने खर्चे भी करते हैं वो। यस सर, ठीक है सर, तो ये लगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, अल्टीमेटली अगर मैं मिस्टर बी का इंडिविजुअल इनकम की बात ना करूँ, ये सारे फैक्टर इनकम्स की बात करूँ, ये सारे फैक्टर, तो अल्टीमेटली इनकम कितना हुआ? इनकम हुआ 15 लाख का। मैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना एक बंदे की बात नहीं होती है, एक फैक्टर की बात नहीं होती है, सारे बंदे की बात होती है और सारे फैक्टर की बात होती है। तो आप क्या करोगे, सबको कलेक्टिवली बात करोगे। मैंने समझाने के लिए इसको अलग अलग किया, वैसे आप क्या बात करोगे, कलेक्टिवली बात करोगे। ठीक है सर, तो 15 लाख की इनकम हुई और खर्चा भी कितना हुआ, 15 लाख का हुआ। तो आपने एक बात नोटिस क्या किया कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उतना ही इनकम भी हुआ है। कहोगे सर ये बात आपने कौन सी नई बात बता दी, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। आपको याद होगा आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, याद है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? आपको याद करो, उसमें क्या कहा था, ये फर्म है और ये हाउस होल्ड है, याद है? मैंने कहा था हाउस होल्ड क्या देता है, लैंड लेबर की सप्लाई करता है, फर्म उसको क्या करता है, पैसा देता है। फिर फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, गुड्स इसको देता है, और फिर ये क्या करता है, इसको पैसा देता है। ये सर्कुलर चलता रहता है। मतलब हाउस होल्ड की जितनी इनकम होती है वो सारा इनकम हाउस होल्ड क्या करता है, अपना खर्च भी कर देता है। हाउस होल्ड की जितनी इनकम होती है वही हाउस होल्ड खर्च भी करता है। आप कहीं मत जाओ, सपोज करो पूरी हिंदुस्तान जो है ना सो सिर्फ मुखर्जी नगर के बराबर है, मान लो सिर्फ मुखर्जी नगर के बराबर है, तो मुखर्जी नगर में जितने दुकानदार हैं वो मुखर्जी नगर के रहने वाले हैं, और जितने कंज्यूमर है वो भी मुखर्जी नगर के रहने वाले हैं। तो जितने सामान बिक रहे हैं वो भी किसी न किसी मुखर्जी नगर के घर में ही वो इनकम जा रहा है, और जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो भी मुखर्जी नगर के रहने वाले ही हैं। बात समझ गए? तो इनकम भी वहीं की है और खर्चा भी वहीं का है। तो ये अंडरस्टूड है, जो बंदा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो समझ जाएगा कि एक्सपेंडिचर पूरे कंट्री लेवल पर जितना हो रहा है वो किसी न किसी का इनकम हो रहा है, और जब इनकम हो रहा है तो खर्चा भी हो रहा है। पूरे कंट्री लेवल पर बात करो ना, किसी एक बंदे की बात मत करो, पूरे कंट्री लेवल पर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर किसी न किसी का इनकम है, और जब इनकम हो रहा है तो वही इनकम से क्या हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है। आज कोरोना के टाइम में क्या हो गया, क्यों जीडीपी नीचे जा रहा है? क्योंकि लोगों की इनकम कम हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो फिर इनकम भी कम हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर मेरे मेरे अगर मेरे पास इनकम होगा तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तो इनकम भी होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मान गए? मान गए? बताओ। अब आप देखो, सपोज करो आप मुझे फ़ी जमा करते हो, सपोज करो आप मुझे फ़ी देते हो तो मेरा क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर हुआ और मेरा क्या हुआ, इनकम हुआ। आपने मुझे फ़ी दिया, आपका एक्सपेंडिचर हुआ, मेरा इनकम हुआ। अब उसी फ़ी को लेकर के फिर अल्टीमेटली हम कहाँ चले गए, आपके दुकान पे चले गए और सारे ग्रॉसरी सारे सामान परचेज़ कर लिए, तो फिर क्या हो गया, आपकी इनकम हो गई, मेरा खर्चा एक्सपेंडिचर हो गया। तो यही तो गिव एंड टेक का मूवमेंट ही सोसाइटी में चलता रहता है, और ये चलता रहे, ज़िंदगी कटता रहे, सबका सब काम होता रहे, बस यही है इकॉनमी, और क्या है। इसी में जो लोग बचत करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए, यही टेंडेंसी जो होती है ये बुरी बात होती है, और उसी से इकॉनमी क्या होता है, नीचे भी जाता है और काम खराब होता है, उसी से सारी बुराइयाँ भी बढ़ती है। हाँ बचाओ। आ, अरे भाई बचाओ, मैं कहाँ करूँ, अपनी लाइफ के लिए बचाओ, अपने बच्चों के लिए बचा लो, उनके बच्चे के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके क्या, वो लोग क्या सभी लंगे सोचते हैं ना बहुत लोग, तुम्हें क्या पता 3-3 जनरेशन का, जितने नेता लोग, जितने पॉलिटिशियन लोग हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जितने बेईमान लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 5-5 जनरेशन जमा करने की कोशिश करते हैं। उनका मन करता है अपने साथ साथ ले जाएं ऊपर भी कुछ, वो जाता ही नहीं है। हाँ जाता तो लकड़ी लकड़ी पे ही है सारे। चलो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते आप लोग, छोटी उम्र की है, लेकिन बात सच्चाई यही है, जाते सब खाली जाती है। आप बता दो एक चीज़, पूरे दुनिया को लगभग जीत लिया था किसने, हिटलर ने। लेकिन हिटलर ने क्या कहा था कि जब हमारी मौत होगी, हम मरेंगे, तो आप जब हमारे जनाजा निकलना तो हमारे दोनों हाथ को क्या करना, दोनों साइड खुला खुला दिखा देना इसे, ताकि दुनिया देखेगा, दुनिया क्या देखेगा कि इतना बड़ा बंदा भी अल्टीमेटली खाली आ जा रहा है। तो बात वही है, इतनी फिलोसफिकल बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये नहीं कहता हूँ बचत नहीं करनी चाहिए, रेनी डेज़ के लिए बचाना चाहिए, अपने आने वाले वक्त के लिए बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले 4 जनरेशन की ख्याल करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने लिए काफ़ी होता है। और खासकर ये भी देखा गया कि एक इंसान जितना कमाता है ना, एक इंसान अपनी लाइफ में, उसका 25% भी वो खर्चा नहीं कर पाता अपने ऊपर।
जितना कमाता है। छोड़ो दूसरे की बात तो छोड़ो, अपने ऊपर नहीं कर पाता। जैसे हाँ, अपने ऊपर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में जितना कमाया आज तक, मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारा पैसा मिट्टी में लगाया, घर में लगाया, इधर उधर लगाया, लेकिन मैंने अपने पे कुछ खर्च नहीं किया। और जब मैं चला जाऊँगा तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ है? मिट्टी में ही है, ज़मीन में पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है। क्या मैं घर मिट्टी ऊपर ले जाऊँगा? नहीं। अगर उस पैसे को मैं कुछ एंजॉय किया होता, कुछ खाया पिया होता, कुछ मौज किया होता, तो वो मेरे साथ जाता। एक बात कहने की है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये सोचने की बात होती है। अल्टीमेटली जब इंसान के पास बहुत कुछ नहीं होता है तो पहले इंसान सॉल्वेंसी ढूंढता है, पहले लोग घर ढूंढता है, ज़मीन ढूंढता है, थोड़ा सा स्टेबल होना चाहता है, तो इसलिए लोग खर्च कम करता है। बात सच्चाई है। आइए जी बच्चों, तो यहाँ तक की बात आपके साथ हो गई। तो आपने क्या देखा कि जितना एक्सपेंडिचर है उतना इनकम है, जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर, दोनों एक दूसरे बराबर है, साफ साफ है। अब आपको बता दो सेकंड ईयर में मिस्टर ए का कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 15,000। और कितना इनकम हुआ? 25,000। जितना एक्सपेंडिचर, जल्दीबाजी में पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, 25 लाख ये एक्सपेंडिचर हुआ, और ये भी क्या हुआ? इनकम हुआ। थर्ड ईयर में वही बात हुई। आपने क्या देखा? घर की वैल्यू तो बढ़ती चली गई हर साल, लेकिन मुझे घर के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। एक साल में मेरी इनकम 15 लाख की हुई है, अगले साल 25 लाख की हुई है, और उसके अगले साल 20 लाख की हुई है। जितने नए घर बनते हैं उसी से इनकम बनता है, पुराने घर से इनकम नहीं बनता है। पुराने घर तो बन गए जो बनना था। तो नए प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ती है, नई प्रोडक्शन से इकोनॉमी बढ़ता है। क्या हुआ? कोरोना आ गया मान लो, तो क्या पुराने घर गिर गए? सारे घर पड़े हुए, कितने अच्छे बने हुए। लेकिन हुआ क्या? जो नई कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जिन जिन लोगों को अपने पुराने घर को तोड़कर नया बनाना था, जिनको कुछ और डेकोरेशन करना था और अच्छा काम करना था, कहीं घूमने जाना था, कुछ काम करना था, सब कुछ क्या हुआ? स्टॉप हो गया। तो सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट इनकम भी क्या हो गई? रुक गई, इकॉनमी नीचे आ गया। तो ये कहानी है। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के मेथड से ये बात समझाने की कोशिश करी कि आप जीडीपी को तीन तरह से निकाल सकते हैं। वो देख लिया आपने। एक तो पूरे कंट्री में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है उनका वैल्यू एडिशन कर दो, तो उससे निकाल सकते हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको प्लस कर दो, उनसे निकाल सकते हैं। जितने भी लोगों के इनकम्स होते हैं उनको प्लस कर दो, उनसे भी निकाल सकते हैं। इनकम क्या होते हैं? कुछ लोग रेंट कमाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वेजेस कमाते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कमाते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं, और कुछ लोग मिक्स कमाते हैं। मिक्स समझ तो क्या होता है? कई लोगों की इनकम ऐसी होती है, रेंट भी आ रहा है, सैलरी भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो मिक्स इनकम हो गया। उसको कंपोजिट इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट इनकम बोलते हैं। यस जी बच्चा, यहाँ तक की बात होगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक की बातों में कुछ लिखा दूँ आपको, अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखा देता हूँ, फिर इससे आगे की बात हम करेंगे। लिखिए जी बच्चों, आ जाओ जी, थोड़ी थोड़ी बातें लिखते जाओ। सबसे पहले लिखिए कि आप वैल्यू एडेड मेथड लिखिए। इट मेजर्स इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा सा लिखाता हूँ ज़्यादा नहीं, नेशनल इनकम in terms of value addition, in terms of value addition. It measures national income in terms of value addition by each producing enterprise. अब देखना, अब ये बातें आपको समझ में आएगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, each producing enterprise in the economy during an accounting year, during an accounting year,
accounting year. During an accounting year, it measures national income in terms of value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year. This is also known as industrial origin method. This is also known as industrial origin method. This is also known as industrial origin method or net output method और नेट आउटपुट मेथड. इसको इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड भी कहते हैं और क्या कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं. इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड दोनों नाम इसका है. वैल्यू एडिड मेथड को दोनों नाम से बुलाते हैं. आगे लिखो, इससे जो वैल्यू आएगा ना वो जीडीपी एमपी आएगा. इट गिव्स अस व्हाट, जीडीपी एमपी. क्या देगा मुझे, जीडीपी एमपी देगा. ये बात पहले समझा चुका मैं आपको, नहीं समझाया बताओ. जीडीपी एमपी देगा. इफ वी वांट, क्या चाहिए मुझे, एनडीपी एमपी इक्वस टू क्या होगा, जीडीपी एमपी अगर मुझे आ गया उसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एनडीपी एमपी मिल जाएगा. देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, एनडीपी एमपी मिल जाएगा. और कहीं से भी कहीं पहुँच सकते हैं यार. अगर एनडीपी एमपी से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनएनपी एमपी चाहिए. मुझे क्या मिल गया, एनडीपी एमपी मिल गया. मुझे डोमेस्टिक मिल गया, मुझे नेशनल चाहिए. तो मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें, NFIA. अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो फिर दोबारा से मैं उसी चैप्टर में पहुंच जाऊंगा. तो आपको इस चैप्टर में खुद जाकर पहुंचना है, वहां से पढ़ के आना है. आगे लिखिए, वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है. भाई अभी तो सिखाया था, ईयर के आखिरी में जो वैल्यू है और ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू है उसका डिफरेंस ले लो, क्या हो गया, वैल्यू एडेड हो गया. उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो. देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे वैल्यू एडेड. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वैल्यू एडेड. अब यहाँ पे बात आती है आपको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है. वेट करो, हम समझाएंगे आपको. और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वो तो बात अभी कुछ देर पहले हो चुकी है आपसे. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है ये बात तो हो चुकी है आपसे. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये भी बात हुई है. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू आउटपुट. अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, तो आपको रुकना पड़ेगा. लेकिन बीच में थोड़ी सी बातें मुझे और समझानी पड़ेगी. अब ये बताइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मान लो जो गुड्स आपका फिनिश्ड हो चुका है, ध्यान देने दीजिएगा, थोड़ी सी बातें मैं कुछ और डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ. जो गुड्स आपका फिनिश्ड हो चुका है उसका क्या हुआ होगा, तुम बताओ क्या हुआ होगा. जो गुड्स फिनिश्ड हो चुका उसका क्या हुआ होगा, जल्दी बताओ. जो गुड्स फिनिश्ड हो गया उसका क्या हुआ होगा, बोलो जी. भाई एक बंदा जो गुड्स बनाता है क्या वो कंजम्पशन करता है, सेल हुआ होगा. क्या बात है, वो सेल हुआ होगा. क्या सारे सेल हो गए, तो क्या हुआ फिर, स्टॉक. क्या बात है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. अगर आप जवाब देते हो ना तो फिर समझ लो कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका. सारे गुड्स को आप सेल नहीं कर सकते, जो बच गया क्या हो गया, स्टॉक बच गया. इसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोला, क्योंकि
ये इस बार बच गया, लास्ट साल के आखिरी में बचा है, ये एंड ऑफ द ईयर की बात है। लेकिन साल के बिगिनिंग में क्या रहा होगा, सुनो, सेल जो मैंने किया हो कौन सा सेल किया होगा, जो मैंने सेल किया हो कौन सा सेल किया होगा, जो मैंने इस साल प्रोड्यूस्ड किया सारा सेल किया, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, नहीं नहीं, कुछ मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक भी किया होगा, कुछ मैंने ओपनिंग स्टॉक भी किया होगा, जो मैंने सेल किया होगा कुछ मैंने ओपनिंग स्टॉक भी किया होगा। मतलब क्या, अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जितना हमने प्रोडक्शन करी है उसका एक पार्ट मैंने सेल किया होगा, और मैंने ओपनिंग स्टॉक भी सेल किया होगा जो पिछले साल के बचे हुए हैं, मान गए, पिछले साल के बचे हुए उसको भी सेल किया होगा। तो आप क्या देखते हो, अब क्या देखते हो, ओपनिंग स्टॉक को मैंने सेल किया है और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने सेल नहीं किया है, देख रहे हो, ओपनिंग स्टॉक को सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक को सेल नहीं किया है। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के जो डिफरेंस होता है ना, उसको नेट स्टॉक बोलते हैं। अभी बात होगी इसके बारे में, क्या बोलते हैं उसको, नेट स्टॉक। अभी इससे ज़्यादा अगर बोलेंगे ना हम तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने कितना सेल्स किया तो आप क्या बोलोगे। देखो अकाउंटेंसी का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, आपको सर मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो मैंने सेल कर दिया, और मैंने जितना प्रोडक्शन किया है वो भी मैंने सेल कर दिया, और जो मैं सेल नहीं कर पाया वो क्या हो गया, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बताओ कितनी अच्छी बात है, मान गए। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ, बच्चा ये बताओ कि प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन के लिए क्या कहोगे आप, सर आप ऐसा करो, सेल्स है ना आपके पास दिया हुआ है, सेल्स में से क्या कर लो, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्शन निकालना चाहते हो तो सेल्स में से क्या करो, ओपनिंग स्टॉक माइनस एंड क्लोजिंग स्टॉक प्लस। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को बस इधर उधर कर दिया है। इसको और देखना चाहो तो जानते हो क्या कर सकता हूँ, सेल्स माइनस, यहाँ ब्रैकेट ले लो, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ओपनिंग स्टॉक, और क्या हो जाएगा, नहीं ओपनिंग स्टॉक का माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, इसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो ना, चेंज इन स्टॉक। देखा आपने क्या किया, मैंने माइनस को बाहर कर लिया, तो ओपनिंग स्टॉक के पीछे तो प्लस वाला साइन आ गया और क्लोजिंग स्टॉक के पीछे माइनस साइन आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। समझ रहे हो बात को, एक्सक्यूज मी, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ चेंज इन स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक है। अब मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करो, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा कैलकुलेशन करते वक्त। ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन मैंने इसको आपको नट शेल में ये सिखा दिया कि आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। आप देखना सवाल करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमको, सवाल करते वक्त मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप देखो ना, यही ज़रूरत पड़ गई। अगर मैं कहूँ आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है तो क्या कहोगे, कहोगे सर क्या है ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जितनी प्रोडक्शन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बात समझ गए, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जितनी प्रोडक्शन में ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और वैल्यू आउटपुट कितनी होगी, सर जितनी आपकी सेल्स हुई है, और सेल्स में क्या प्लस कर दो, प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस कर दो। अब आप मुझसे कहोगे सर यहाँ तो माइनस साइन आया है, यहाँ तो माइनस साइन आया, भाई प्लस मैंने लिखा ना, सुनो ना, माइनस प्लस रहना तो कोई बात नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि कौन ज़्यादा है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो माइनस साइन आएगा, अगर एंड वाइस वर्सा। इसलिए आप फॉर्मूला में कुछ भी लिख सकते हो, फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अंडरस्टूड पता है कि कौन सा ज़्यादा हो कौन सा माइनस ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से साइन लग जाएगा। लेकिन आपने क्या देखा कि अगर मैं वैल्यू आउटपुट निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या निकलेगा, निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और चेंज इन स्टॉक माइनस भी हो सकता है। इसके बारे में सवाल जब करेंगे तब बात करेंगे आपसे, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपकी बुक ने क्या किया और मेरे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क बताता हूँ क्या है। हालांकि न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क है। ये कहता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इक्वस टू क्या है, वो है क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कहता है। चेंज इन स्टॉक क्या कहता है, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आप यही याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यही याद रखो। और मैंने क्या लिखा दिया अभी चेंज इन स्टॉक आपको, मैंने लिखा दिया चेंज इन स्टॉक क्या आपको, मैंने लिखाया माइनस बाहर कर दिया और क्या कर दिया अंदर में, मैंने कर दिया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
जो बच्चा मैथमेटिक्स समझता है वो समझ सकता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है। पता कैसे? देखो ना, मैंने ये किया, मैंने किया माइनस साइन लगा दिया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब मैं लिख दिया तो लिख दिया, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं किया। पता कैसे? देखो, अगर मैं अंदर का साइन चेंज करूँ, अंदर का साइन मैं यहाँ क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ और यहाँ प्लस कर दूँ, तो मुझे पता क्या करने पड़ेंगे, फिर मैं यहाँ पे चेंज प्लस करने पड़ेंगे। वेट करो वेट करो वेट करो। अरे बच्चे, मेरी बातों में और बुक की बातों में फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस बात की कि मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया ना, उसकी वजह से ही उलझन पैदा हुआ है। अल्टीमेटली चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक वो आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही होगा। और मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने वही लिखा है, मैंने भी यही बात लिखी है। अभी आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ना, मेरा क्या आया था, देखो यहाँ से मेरा आया था, मेरा आया था सेल्स, और क्या आया था, क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक आया। देखो ना, आया था ना, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस है, ओपनिंग स्टॉक में माइनस है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन बाहर करके उलझा दिया। मैं खुद अपनी शिकायत कर रहा हूँ, मैंने उलझा दिया। ये माइनस साइन बाहर नहीं करते तो बात वही थी। तो अल्टीमेटली चेंज इन स्टॉक है क्या? अल्टीमेटली चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस इतनी ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये बात और सिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मेरी आदत क्या होती है कि जब भी मुझे थोड़ा सा उलझन दिखता है तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जवाब दो। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस साल कितने का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या कहोगे आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? कहोगे सर सेल्स, और प्लस क्या होगा? प्लस होगा चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमने गुड्स प्रोड्यूस किया। यस सर। आइए अब एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन बारे में बात करते हैं कि क्या होता है ये। लिखो, टॉपिक लिखो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वैल्यू एडेड मेथड को डिस्क्राइब कर रहा हूं। अभी इनकम मेथड भी आएगा और साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड भी आएगा, लेकिन पहले हम वैल्यू एडेड मेथड को समझा दें। वैल्यू एडेड मेथड समझने के लिए मुझे ये नया कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, और वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिखिए, क्या होता है सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन? देखो, आ जाओ जी, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। फिर हम लिखाने के लिए कौन सी बात है, लिखाने तो 2 मिनट लिखा सकते हैं आपको। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो, एक बंदा है जो फार्मर है, दूसरा है जो फ्लोर मिल चलाता है, और तीसरा है जो बेकर्स है। तीसरा है जो बेकर्स है, सॉरी, हाँ, तीसरा बेकर्स है। और चौथा है जो है वो कौन है? वह शॉपकीपर है। देखो, ये 4 लोग के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, फार्मर्स क्या करता है? वीट का प्रोडक्शन कौन करता है, ये बताओ? फार्मर्स ही करता है ना। वीट का प्रोडक्शन कौन करता है? बोलो ना। फार्मर्स करता है। तो मान लो फार्मर्स ने क्या किया, ये मैं लिखता हूँ क्या, ये लिखता हूँ मैं बिगिनिंग, और ये लिखता हूँ मैं एंड। फार्मर्स ने बिगिनिंग में क्या किया? 200 रुपया खर्च किया, 200 रुपया खर्च किया, समझ रहे हो? और उससे क्या मिला उसको? लास्ट में उसको फसल कितने का मिला? 600 का मिला। 200 रुपये क्या खर्च किया उसने? उसने इंटरमीडिएट गुड्स लगाया। ये बिगिनिंग में जो लगता है ना, इसको इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ये समझ लो, यहाँ पे ये INT लगाया मैंने, डॉट, और इसको गुड्स कहता हूँ, लगाया इसने। ठीक है। 200 रुपये फार्मर्स ने किस में लगाया होगा? सीड्स में लगाया होगा, कुछ उसने कल्टीवेशन करते समय काम किया होगा, उसमें लगाया। और लास्ट में फार्मर्स को जब फसल मिला तो 600 का मिला। बताइए उसने वैल्यू एडेड कितना किया? बताओ, उसकी वैल्यू एडिशन हुई 400 रुपये की। मान गए? 400 की वैल्यू एडिशन हुई। अब ये बताओ कि इसका मतलब है कि फार्मर ने फ्लोर मिल्स को
कितने का गुड्स बेचा होगा? कितने का बताओ? फार्मर्स को कितने का बेचा? फार्मर्स को 400 का बेचा, सॉरी 600 का। 200 रुपये उसने खर्च किए और 600 का गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, और फार्मर को उसने कितने का बेच दिया? उसको 600 का बेच दिया। और फार्मर के लिए वो 600 की वैल्यू हो गई। फार्मर ने उसमें और कितना पैसा लगाया? उसमें उसने कितना लगा दिया? उसको कितने का बना दिया फार्मर्स ने? समझिए इस बात को, मैंने क्या कहा? 4 लोगों के बीच की बात करते हैं। कौन कौन? फार्मर, फ्लोर मिल्स, बेकर एंड शॉपकीपर। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? वो फार्मर से। और बात किसकी कर रहे हैं? वीट की कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको एग्जांपल से पता चल रहा है। फार्मर्स क्या करता है? वीट प्रोड्यूस करता है, वो फ्लोर मिल्स को देता है, फ्लोर मिल्स उससे फ्लोर तैयार करता है, वो बेकर्स को देता है, और बेकर उससे बेक करके क्या बनाता है? ब्रेड्स बनाते हैं। और ब्रेड किसको देता है? शॉपकीपर को देता है। और शॉपकीपर किसको बेचता है? अल्टीमेटली कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले कितने स्टेप्स में गुजर गया? हर स्टेप्स में क्या हुआ होगा? वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, फार्मर ने कितना खर्च किया बताओ बच्चा? 200 रुपया। उसको फार्मर ने कितने का बना दिया? 600 का। और वैल्यू एडिशन कितना किया? 400 का। इसका मतलब हुआ कि फार्मर ने अब वो गुड्स किसको बेच दिया? फ्लोर मिल्स को। कितने का बेच दिया? 600 का। फ्लोर मिल्स ने क्या किया? फ्लोर मिल्स ने उसमें 200 रुपये का वैल्यू एडिशन किया और उसको 800 का बना दिया। 800 का बना करके उसको कितने का? अल्टीमेटली उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 200 का हुआ। और ये 800 का सामान किसको बेच दिया? बेकर्स को। बेकर्स ने क्या किया? उसको 1000 का बना करके बेचा और वैल्यू एडिशन कितना किया? 200 किया। और ये 1000 का सामान अल्टीमेटली बेकर्स ने किसको बेच दिया? शॉपकीपर को। शॉपकीपर क्या कॉस्ट में बेचेगा? नहीं, उसने भी क्या किया? 200 रुपया और उसमें जोड़ा, ऐड बैड किया, वैल्यू एडिशन 200 किया। अल्टीमेटली ये 1200 का सामान किसके पास पहुंच गया? ये पहुंच गया कस्टमर के पास। बताओ जी बच्चों, कहाँ पहुंच गया ये? बोलो ना। कस्टमर के पास पहुंच गया। हर स्टेप पे वैल्यूएडिशन हुआ। अल्टीमेटली जो फ्लोर था, जो वीट था, वो बनते बनते कितने का बना? देखो 1200 का। जानते हो, जब तक कोई सामान अल्टीमेटली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको फिनिश गुड्स नहीं बोलते हैं, तब तक वो फिनिश गुड्स नहीं होता है। अब ये फिनिश गुड्स है, अब ये आउटपुट है। जब तक अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता है तब तक उसमें काम होता रहता है और उसमें वैल्यू एडिशन होते रहता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं टोटल वैल्यू एडिशन की, तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ देखो जरा? 400, 200, 600, 200 कितना? 4 2 6 2 8 2 10, इतने का वैल्यू एडिशन हुआ है। कुल मिला के इतने का वैल्यू एडिशन हुआ है। कुल मिला के आपको इतने का वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है अभी इसमें प्रॉफिट मार्जिन एडेड नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली देखो वैल्यू एडिशन आपकी इतने की हुई है। तो आपने इस एग्जाम्पल के हेल्प से क्या समझा? आपने एक बार फिर से वैल्यू एडिशन का मतलब समझा, जो पहले समझा चुका था मैं आपको। लेकिन मेरा मकसद वैल्यू एडिशन समझाने का नहीं था, मेरा मकसद था इसमें आपको इंटरमीडिएट गुड समझाने का। क्या हुआ कि जब फार्मर्स ने काम शुरू किया उस पर, तो उसके भी कुछ खर्चे हुए। जो भी एक्सपेंडिचर उसने किया होगा वो सारे इंटरमीडिएट का पार्ट है। एक बार और ध्यान दो, एक चीज़ और समझा सुनो। ये बताओ, कोई भी बंदा जो एक्सपेंडिचर करता है वो क्या करता है? ध्यान सुनना इस बात को, हालांकि अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। वो एक्सपेंडिचर करता है क्या बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। कई बार बात हो चुकी। मतलब क्या? रेंट। मतलब क्या? वेज। मतलब क्या? कैपिटल पे, सॉरी क्या? इंटरेस्ट। और द इंटरप्रेन्योरशिप क्या? मतलब प्रॉफिट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इसका फैक्टर कॉस्ट। ये क्या कहलाता बताओ बच्चों? ये कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। लेकिन फैक्टर कॉस्ट के अलावा कुछ नॉन फैक्टर कॉस्ट भी होते हैं। नॉन फैक्टर कॉस्ट भी होता है। ये क्या होता है सर? अब अभी तक तो आपने फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करी थी, मैं बताता हूँ ना। आप जो कुछ भी काम करोगे, किसी न किसी पे काम करो। जैसे मान लो आप अगर सपोज करो कपड़ा सिलना चाहते हो, शर्ट बनाना चाहते हो, सपोज शर्ट बनाना चाहते हो। शर्ट बनाने के लिए क्या किया आपने? एक घर लिया तो उसका रेंट पे किया, लेबर रखा तो वेजेस पे किया, अगर आपने उधार लिया कैपिटल कहीं से, इंटरेस्ट पे किया, अपनी प्रॉफिट भी जोड़ी। लेकिन इसमें ये मुझे बताओ कि इसमें शर्ट की कॉस्ट कहाँ दिख रही है? बताओ, कहीं दिख रही है क्या? कपड़े जो, तो कपड़े, ये जो कपड़े होते हैं जिससे शर्ट बनते हैं, ये कपड़े आपने कहाँ देखा बताओ? तो जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, उस रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं नॉन फैक्टर कॉस्ट। बताओ जी बच्चों, क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल को बोलते हैं नॉन फैक्टर कॉस्ट।
रॉ मटेरियल पे ही काम होता है अल्टीमेटली, इसी रॉ मटेरियल पे आके लेबर काम करता है, इसी पे आके अपना कैपिटल भी लगता है, प्रॉफिट भी लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन अल्टीमेटली काम किस पे होता है? रॉ मटेरियल पे होता है। तो रॉ मटेरियल को बोलते हैं नॉन फैक्टर कॉस्ट, और यही कहलाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। अब देखो इतना देर पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँगा ना तो आपका दिमाग में सब कुछ क्या होगा, दिमाग का दही बन जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी सी बातें तो मैंने आपको समझा रखा है कि जो नॉन फैक्टर कॉस्ट होते हैं उसी के ऊपर क्या लगते हैं, फैक्टर कॉस्ट लगते हैं। नॉन फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही क्या लगते हैं, फैक्टर कॉस्ट लगते हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है भी तो हम किस पे काम करेंगे, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, कुछ ना कुछ क्या चाहिए, नॉन फैक्टर कॉस्ट भी चाहिए, तभी जाकर के उस पर काम होता है। तो ये नॉन फैक्टर कॉस्ट को ही हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन इसके बारे में और डिटेल आपको अगली क्लास में समझाएंगे, टॉपिक ही मेरा यही होगा, इस पर ढेर सारा एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल कर देंगे, क्योंकि जब तक मैं इसको ढंग से नहीं दिमाग में घुसाऊंगा ना तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है जी बच्चे, तो आज के बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।